नमस्कार दोस्तों, मैं हूं मनीष आनंद। द riseinahills.com के हर रोज़ के इस ब्रॉडकास्ट में आपका स्वागत है। देश के 5 बड़े अखबारों ने अपने संपादकीय में क्या लिखा है उसकी समीक्षा हम आज करेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे कि जिस तरह से महाराष्ट्र में सत्ता परिवर्तन हुआ उस पर अखबारों की टिप्पणियां अभी भी चल रही हैं। एक जो विषय बड़ा महत्वपूर्ण है वो है दल बदल का कानून। जी हाँ, एंटी डिफेक्शन लॉ, जो कि जिसकी प्रासंगिकता पर काफ़ी बड़ा प्रश्न चिन्ह उठता हुआ दिख रहा है। 1986 में जैसा कि आप जानते हैं 10वें शेड्यूल, संविधान के 10वें शेड्यूल में इसको लाया गया था जब राजीव गांधी देश के प्रधानमंत्री थे, और फिर 2003 में इसमें और परिवर्तन कराया गया इस मकसद से कि इसको और मजबूती दिया जाए जब अटल बिहारी वाजपेयी देश के प्रधानमंत्री थे। जब 2003 में इसमें परिवर्तन करा गया तब ये माना गया कि 2/3 कम से कम अगर एमएलएज या एमपीज किसी पार्टी से बाहर निकलते हैं तभी उनका उस पार्टी से निकलना उसे वैलिड या सही माना जाएगा, नहीं तो उनकी मेंबरशिप खत्म हो जाएगी। ये मूल रूप से इन चेंजेस का मकसद था। लेकिन जिस तरह से महाराष्ट्र में और उसके पहले कर्नाटका में, मध्य प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश और मणिपुर में सत्ता परिवर्तन हुआ है, उससे कहीं ना कहीं लोगों का जो मैंडेट है वो चुनाव के बाद बदल दिया जा रहा है। और इसको लेकर के टाइम्स ऑफ इंडिया ने अपना एक लीड एडिटोरियल लिखा है, और इन्हीं सारे सवालों को उठाते हुए जो स्पीकर का ऑफिस है, जो गवर्नर का ऑफिस है और जो जुडिशरी है, ये 3 जो मेन प्लेयर्स होते हैं एंटी डिफेक्शन लॉ में, इन तीनों को अपने कटघरे में खड़ा किया है, क्योंकि इन तीनों ने हर ऐसे इंसिडेंट्स पर अलग अलग ढंग का अपना निर्णय दिया है। अगर 2016 में अरुणाचल प्रदेश की बात करें तब वहाँ पर 2/3 से अधिक संख्या में एमएलएज के हट जाने के बावजूद सुप्रीम कोर्ट ने वहाँ के पुराने कांग्रेस सरकार को बहाल कर दिया था। लेकिन अगर आप वही देखें अन्य जगहों में तो वैसा कोई निर्णय आया नहीं। कर्नाटक में देखें तो जब 2018 में जब रेबल्स ने वहाँ पर कांग्रेस से विद्रोह किया तो उनके मेंबरशिप को स्पीकर ने ख़त्म कर दिया। तो इस तरह से और साथ में ये भी देखेंगे कि कहीं पर गवर्नर रूलिंग पार्टी जब ऐसे रेबेलियन को फेस करती है तो कहीं उनको 3 दिन का समय देती है अपना समर्थन, अपनी स्ट्रेंथ को असेंबली के फ्लोर पर साबित करने के लिए, कहीं 1 हफ्ते का, कहीं 2 हफ्ते का। तो कहीं ना कहीं आप देखेंगे तो कोई एक रूप सा कोई मापदंड है नहीं, कोई यूनिफॉर्म यार्डस्टिक, एक रूप का मापदंड नहीं है, जिसकी वजह से एंटी डिफेक्शन लॉ पर की जो प्रासंगिकता है उस पर निश्चित रूप से एक प्रश्न चिन्ह खड़ा हुआ है। दोस्तों, हमारे एक बड़े रेगुलर रीडर हैं जिन्होंने इंद्रजीत रे जैसे लोगों के साथ काम किया है 90 के दशक में, जब वो गृह मंत्री थे, सुषमा स्वराज के बड़े करीबी थे, उनके सहयोगी के रूप में काम किया है। उन्होंने कल शाम को बड़ी तीखी प्रतिक्रिया करी जब हमने अपने एडिटोरियल को लिखा था पिछले 5 अखबारों के कमेंट्स के ऊपर में। उन्होंने कहा था कि मूल विषय पर अखबार क्यों नहीं पहुंच पा रहा, कि एंटी डिफेक्शन लॉ अगर दंत विहीन है, अगर इसमें कोई रेलेवेंस इसका है नहीं, तो इसकी ज़रूरत क्या है। और साथ में उन्होंने हेल्दी डेमोक्रेसी के ऊपर भी प्रश्न चिन्ह उठाया। दोस्तों, उनका मानना है कि पूरे विश्व में भारत ही एक ऐसा देश है जहाँ की एक दल बदल कानून जैसा कोई चीज़ है, एंटी डिफेक्शन लॉ है। दुनिया में किसी और देश में ऐसा कोई कानून नहीं है। और उनका ये भी मानना है कि इस एंटी डिफेक्शन लॉ, इस दल बदल कानून की वजह से जो
इलेक्टेड जो चुने हुए प्रतिनिधि होते हैं पॉलिटिकल पार्टीज़ को, उनको विप मतलब जो पार्टी का जो रूलिंग आदेश होता है कि आपको ये करना है, आपको वो करना है, संसद के अंदर, विधानसभा के अंदर में कहीं ना कहीं उन्हें बंधुआ मजदूर के रूप में तब्दील कर गया है, जो कि डेमोक्रेसी या लोकतंत्र के लिए सही नहीं है। एक बड़ा सवाल ये भी उठता है दोस्तों कि अगर एकनाथ शिंदे उद्धव ठाकरे के जो हिंदुत्व की आइडियोलॉजी थी उससे पीछे हट जाने की वजह से उनको दुख था, या महाविकास आघाड़ी सरकार में शिवसेना के जाने की वजह से एकनाथ शिंदे को परेशानी थी, तो क्या पार्टी में ऐसा कोई फोरम था जहां वो शिकायत कर पाते और अपने चीज़ों को उठा पाते? निश्चित रूप से भारतीय लोकतंत्र में किसी भी पार्टी में ऐसा कोई प्रोविज़न नहीं है। हालांकि अगर आप यूके में देखें तो और भी देशों में देखें, अगर वहाँ पर कोई रूलिंग पार्टी है या किसी भी पॉलिटिकल पार्टी में अगर किसी को किसी भी विषय से परेशानी होती है तो वहाँ एक कमिटी सिस्टम है। कमिटी सिस्टम में वो जा कर के उन इश्यूज़ को रेज़ कर सकती है और मांग कर सकती है कि पार्टी इस पर एक्शन ले। हमारे भारत में क्या होता है कि अगर ऐसा कोई इश्यू होगा तो हम कह देंगे कि पार्टी का जो प्रेसिडेंट है, जेपी नड्डा हो गए या सोनिया गांधी हो गए या उद्धव ठाकरे हो गए, वो इस विषय का निर्णय करेंगे। तो जिनके खिलाफ शिकायत है अगर वही खुद निर्णय करेगा तो मेरे समझ में और उन जो हमारे मित्र हैं उनके भी दलील में इसका कोई रेलेवेंस बच नहीं जाता, और कहीं ना कहीं एंटी डिफेक्शन लॉ के इररेलेवेंट होने की वजह से भारतीय लोकतंत्र की जो मजबूती है उस पर भी एक प्रश्न चिन्ह उठता हुआ दिखाई पड़ रहा है। दोस्तों अगला विषय हम लेंगे कोविड-19 केसेस। बिल्कुल ये अभी भी बरकरार है, अभी ख़त्म नहीं हुआ है, और पायनियर ने अपने एडिट में माना कि देश में एक्टिव कोविड-19 केसेस 1 लाख से ऊपर 122 दिन के बाद पिछले बृहस्पतिवार को गया, और 18,000 केसेस एक दिन के अंदर में 130 दिन के बाद हमें देखने को मिला। और पायनियर बिल्कुल सही कहता है कि हमें सावधान रहना चाहिए, क्योंकि BA.5 ओमिक्रॉन वेरिएंट जिसने साउथ अफ्रीका में तबाही मचाई थी वो दिल्ली में पाया गया है, और मई के महीने में ये तेलंगाना में पाया गया था। तो निश्चित रूप से वैक्सीनेशन, पर्सनल हाइजीन, मास्क पहनने और भीड़ वाले जगह पर तो निश्चित रूप से मास्क पहनने की ज़रूरत है, ये पायनियर ने अपने एडिट में माना है। दोस्तों बड़ी बातें होती हैं क्लाइमेट चेंज के ऊपर। विकसित देश, विकासशील देशों के बीच जो उनका जो पॉलिसी अप्रोच है उसके ऊपर कई सवाल खड़े होते हैं जब मल्टीलेटरल फोरम में समिट्स होती हैं। अभी शर्म एल शेख में COP27 समिट होने जा रहा है कुछ ही महीनों में, और अगर आप देखें जो डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं, पूरे विश्व की जो आबादी है उनके पास 17% है। 17% जो विश्व की आबादी है वो डेवलप्ड कंट्रीज़ में है, लेकिन कार्बन एमिशन जो पोल्यूशन फैलाते हैं, जो कार्बन एमिशन करते हैं, उसमें उनका योगदान 40% से ज़्यादा है। और जो डेवलपिंग कंट्रीज़ है, जैसे मान लीजिए भारत है, पूरे विश्व की 17% आबादी हमारे यहाँ है, और हमारा जो कार्बन एमिशन में कंट्रीब्यूशन योगदान है वो महज 4% से कुछ ज़्यादा है। ऐसे में इंडियन एक्सप्रेस ने अपने एडिट में वहाँ के अमेरिका के सुप्रीम कोर्ट ने एक तरह से झटका मिला है जो बाइडेन को, वहाँ के राष्ट्रपति को, कि पिछले 50 साल से चले हुए एक कानून जिसका नाम है एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एजेंसी, जो कि मजबूर करता है कि कार्बन एमिशन पर लोग वहाँ की इंडस्ट्री काम करें, उसके पावर्स को काफ़ी कम किया है वहाँ के सुप्रीम कोर्ट ने। और बाइडेन के लिए ये बहुत ही बड़ा झटका है, क्योंकि आप जानते हैं दोस्तों कि जब डोनाल्ड ट्रंप थे तब उन्होंने पेरिस डिक्लेरेशन से अमेरिका को वापस खींच लिया था। अमेरिका की जो लीडरशिप थी क्लाइमेट चेंज के रिस्पांस को लेकर के, उस पर काफ़ी बड़ा प्रश्न चिन्ह उठ गया था। इंडस्ट्री लॉबी अमेरिका में काफ़ी हावी होती है, और डोनाल्ड ट्रंप के समय में वो काफ़ी बढ़ चढ़ करके बोल रहा था। दोस्तों डेक्कन हेराल्ड ने एक कमेंट लिखा है नीति आयोग के गिग वर्कर्स के ऊपर। गिग वर्कर्स माने जो आपके घर पे डिलीवरी बॉयज़ आते हैं, फ्लिपकार्ट का, अमेज़ॉन का या ओला का ड्राइवर हो गया। और नीति आयोग के रिपोर्ट में कहा गया कि उन्हें भी सोशल सिक्योरिटी
के जो फ़ायदे हैं उन तक पहुंचाया जाए। अमेरिका में दोस्तों उन्हें एम्प्लॉय का दर्जा दिया जाता है, लेकिन भारत में इनके लिए कोई खासा कानून अब तक नहीं है, और जिसकी वजह से इनका काफ़ी ज़्यादा एक्सप्लॉयटेशन जो हमारे देश की टेक्नोलॉजी ड्रिवन कंपनीज़ हैं वो करते हैं। इनकी दुर्दशा आप काफ़ी दयनीय है। कई घंटे ये काम करते हैं, एक्सीडेंटल इंश्योरेंस वगैरह भी इनको नहीं मिलता है। तो निश्चित रूप से नीति आयोग का रिपोर्ट जो है बहुत ही कमज़ोर सा रिकमेंडेशन दिया है, जबकि बहुत ही मजबूती से सोशल सिक्योरिटी इन गिग वर्कर्स को देना चाहिए। दोस्तों आज के हमारे इस ब्रॉडकास्ट में बस इतना ही। कल मैं आपके साथ फिर आऊँगा। और दोस्तों आपको ये हमारा कमेंट्री कैसा लगा वो फीडबैक करके हमें बताएं, और अपने दोस्तों के साथ इसका लिंक भी शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब भी करें। धन्यवाद।